सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हिंदुस्तान से भेजी गई है। न जाने वो कौन सी हसीना थी जो मेरे लिए सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक छोड़ गई थी। वो इंसान थी या बदरूह या कोई और मखलूक, आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान में रेलवे का जाल बिछा रखा था। इन्हीं इलाकों में शहर से दूर दराज देहातों में हिंदू राजाओं और महाराजाओं की पुरानी महलनुमा हवेलियां और खंडरात अब भी मौजूद हैं। हम धामपुर में रहते थे और मेरे वालिद रेलवे में मुलाजिम थे। उनके इंतकाल के बाद मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई। मेरे वालिद के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं और मेरी वालदा ही बचे थे, क्योंकि मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद था। अल्लाह का शुक्र था कि मुझे नौकरी मिल गई, तभी तो हमारे घर का गुजारा चल रहा था। हम दोनों माँ बेटा रूखी सूखी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया करते थे। अभी मुझे स्टेशन पे काम करते हुए 2 माह ही गुजरे थे। ये स्टेशन ज़्यादा बड़ा न था और ना ही मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता था। कभी कभार इत्तेफाक से मालगाड़ी ठहरती थी, वरना पैसेंजर ट्रेन का ही स्टॉप था। इस अरसे में कभी मुझे कोई तकलीफ ना हुई और मैं हंसी खुशी अपना काम बखूबी अंजाम देता रहा। स्टेशन मास्टर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। एक रोज़ उसने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हें 15 से 20 रोज़ के लिए जोगी रामपुर के स्टेशन पर भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर तैनात आदमी की किसी हादसे में मौत हो गई है। लिहाजा नई भर्ती तक तुम्हें वहां उसकी ड्यूटी अंजाम देनी पड़ेगी। हमारे पास इधर स्टाफ ज़्यादा है, सो इसलिए तुम अभी वहीं चले जाओ। वो स्टेशन यहाँ से तकरीबन 3-4 स्टेशन के फासले पर था और मेरा ज़रा भी दिल ना चाह रहा था कि अपनी वालदा को छोड़ के उस स्टेशन पर जाऊं। माँ के सिवा मेरा और था ही कौन, और ना ही अम्मा को मेरी जुदाई बर्दाश्त होती थी। और दूसरी वजह यह थी कि वहाँ सेठ साहूकार से लेकर ठग चोर और डाकुओं तक हिंदू मौजूद थे और वो इलाका भी आसेबज़दा था। चुनाचा स्टेशन मास्टर के हुक्म पर मैंने सर झुकाकर हाँ तो कह दिया, लेकिन साथ ये रिक्वेस्ट भी की कि मैं उस इलाके में नहीं जाना चाहता। अगर हो सके तो आप मुझे वहाँ मत भेजें। मेरी ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर बोला, अरे बेटा, घबराओ नहीं, तुम वहां मुश्किल थोड़ी जा रहे हो, बस 15-20 दिन की बात है। लेकिन जनाब, मेरी मजबूरी है, मैंने आजाना लहजे में कहा। मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, वो मेरे बगैर भला कैसे रहेगी। बहस मत करो, स्टेशन मास्टर ने हतमी लहजे में बोला। मैंने वहां के स्टेशन मास्टर को जबान दी है, तुम्हारा जाना जरूरी है, बल्कि बहुत जरूरी है। 20 रोज बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, और अब तुम जा सकते हो। मैं मुंह लटकाए खामोशी से घर चला आया। शाम को वालदा से इस बात का तज़किरा किया तो वो पहले तो कुछ परेशान हुई, फिर तसल्ली दी कि अगर 15-20 दिन की बात है तो मेरे चले जाने में बज़ाहिर कोई हर्ज नहीं है। मैं मुलाजमत के सिलसिले में पहले ही खासे तल्ख तजर्बे से गुजर चुका था। इसके पेश नज़र बेहतर था कि मैं स्टेशन मास्टर की बात मान लूँ। अगर 20 रोज़ बाद वापसी ना हुई तो फिर बात की जा सकती है। खैर, मैंने अपना सामान पैक किया और रामपुर के लिए चला गया। जोगी रामपुर एक मुख्तसर सा गांव था। इस छोटे से गांव में हिंदुओं की पुरानी महलनुमा हवेलियां और खूबसूरत मकानात मौजूद थे। गांव के चारों तरफ घना जंगल था। इन जंगलों में भी खंडर नुमा हवेलियां थीं, जिनमें आसेब ने कब्जा जमा लिया था। लेकिन मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैंने पहुंचते वक्त ही तय कर लिया था कि जितने दिन वहां रहूंगा सिर्फ अपने काम से काम रखूंगा। स्टेशन मास्टर, जिसका नाम प्रीतम था, उसने मुझे स्टेशन पर रहने के लिए एक कोठड़ी दे दी। ये प्लेटफॉर्म निहायत छोटा सा था और इसके इर्द गिर्द चंद ही मकानात थे, लेकिन उसके गिर्दा गिर्द घना और खौफनाक जंगल सा था। बड़े बड़े और देव हैकल दरख्त थे, जिनसे दिन में भी अंधेरा नजर आता। 3-4 रोज तक कोई काबिल जिक्र बात ना हुई, लेकिन 5वें रोज जब मैं काम से फारिग होकर जाने लगा तो स्टेशन मास्टर ने मुझे बुलाया। मैं खामोशी से उसके सामने जा खड़ा हुआ और दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा
कि वो मुझे इसी वक्त वापसी का हुक्म सुना दे। प्रीतम कुछ देर मुझे सर से लेकर पांव तक घूरता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे काम के आदमी नजर आते हो। सोचता हूं कि तुम्हें यहां मुस्तकिल कर लूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। कगा क्या? मम्मा, मेरा मतलब है सर, आप मुझे वापस भेज दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरी माँ वहां गांव में अकेली है और मेरी फैमिली में भी और कोई नहीं है। अरे यार, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें 15-20 रोज बाद घर वापस भेज दूंगा। इसके अलावा तुम्हें कोई और तकलीफ तो नहीं? मैंने नफी में सर हिलाया। इसके बाद वो मुझसे दोबारा मुखातिब हुआ। मुझे मुल्ला खां ने बताया था कि तुम पढ़े लिखे हो। जी हाँ सर, मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। बहुत खूब। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा काम दिलवा सकता हूँ जिसमें अच्छी खासी आमदनी हो सकती है, प्रीतम ने मैनी खेज अंदाज में कहा। ठाकुर गब्बर सिंह को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो तुम्हारी तरह मजबूत और भोला भाला हो। इस 40-45 रुपए की नौकरी में आखिर तुम कब तक जिंदगी बसर करते रहोगे? ठाकुर गब्बर सिंह का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि उसका नाम दूर दराज के इलाकों तक मशहूर था। कहा जाता था कि वो बहुत बड़ा डाकू है। राजे महाराजे, महाजन और बनिए उससे खौफ खाते थे। पुलिस भी उस पर हाथ डालने से घबराती थी। बस प्रीतम की ये बात सुनकर मुझे सारी कहानी समझ आ गई कि ये मुझे ठाकुर के यहाँ किस किस्म की नौकरी पर रखवाना चाहता है। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? प्रीतम ने मुझे घूरते हुए कहा। लेकिन मैं चुप किए सर झुकाए खड़ा रहा और उसे इस बारे में कोई जवाब ना दिया। अरे भूत की तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? निकम्मे, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्या उसका जवाब नहीं दोगे? मैंने सर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। सर, मुझे रेलवे की मुलाजमत बहुत अच्छी लगती है और 45 रुपए मेरे लिए बहुत हैं। ओहो, एक तो तुम गरीबों का ये बहुत मसला है। अच्छा, सोच समझ कर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है, प्रीतम ने स्पॉट लहजे में मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। इसके बाद वो काम में मसरूफ हो गया और मैं जल्दी से बाहर आ गया। इस अरसे में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं प्रीतम की इस पेशकश को कबूल नहीं करूंगा। अगले 2-3 दिन बाद प्रीतम ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर चौथे रोज जब मैं रात के खाने से फारिग होकर अपनी कोठड़ी में जा लेटा तो अचानक प्रीतम का मुलाजिम मुझे बुलाने आ गया। मैंने सोचा कि मुलाजिम के साथ जाने से इनकार करूं, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। आखिर फिर भी वो मेरा अफसर था। मैंने मुलाजिम से कहा कि तुम चलो, मैं आता हूं। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर उलझन का शिकार रहा, फिर उठकर कपड़े पहने और प्रीतम के घर की जानिब चल दिया। मैं खेतों में पगडंडी से गुजरता हुआ एक घने झुंड में जा पहुंचा, जहां बड़े बड़े दरख्त खड़े थे। वहां काफी घुप अंधेरा फैला हुआ था। अचानक एक नस्वानी आवाज ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मैं चौंक कर रुक गया। वो आवाज निहायत शीरीं और दिल नवाज थी। मैंने इतनी रसीली आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी और ना ही इससे पहले कभी मेरी जिंदगी में किसी औरत का अमल दखल रहा था। मैंने बड़ी सादा और पाकबाज जिंदगी बसर की थी। हालांकि मैं उस वक्त शबाब के दौर से गुजर रहा था, लेकिन मुझे फिर भी दुनियावी लज्जतों से कोई सरोकार न था। सुनो जहीर, जरा रुको, एक मीठी सी आवाज मेरे कानों में आई। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन दूसरी बार फिर वही आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने खुद को थोड़ा सा नडर किया और आवाज की जानिब चल पड़ा। मैं कच्चे के रास्ते से थोड़ा सा हटकर बरगद के एक पेड़ के नीचे आया तो मेरी हैरत दो चंद हो गई। एक इंतहाई हसीन दोशीज़ा, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल होगी, दरख्त के नीचे मौजूद थी। उसने अपना बदन एक चादर में लपेट रखा था, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ था। मैं अभी भी हैरत से उसका खूबसूरत चेहरा देखे जा रहा था। एक लम्हे भर को तो मुझे एहसास न हुआ कि यह इंसान है या कोई फरिश्ता या आसमान से कोई परी उतर आई है। उसे जब महसूस हुआ कि मैं दीवाना वार उसकी तरफ देखे जा रहा हूं, तो उसने बड़ी मुतरन्निम आवाज में मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, तुम शायद प्रीतम के बुलावे पर उसके घर जा रहे हो। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन आपने मुझे आवाज़ क्यों दी और आप कौन हैं? मैंने कपकपाते हुए लहजे में उससे पूछा। उसके खूबसूरत परी चेहरे को देखते हुए मैं कुछ समझ ना पा रहा था। मैंने इधर उधर देखते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं?
और आपको ये सब कैसे मालूम है? उसने मेरी तरफ देखा और खिलखिलाई। जहीर, तुम मुझे बस अपना हमदर्द समझो। मैं इस वक्त ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर तुम चाहो तो किसी रोज़ रात के 12 बजे निरंजन लाल की हवेली में आकर मुझसे बात कर सकते हो। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हारा प्रीतम के घर जाना खतरे से खाली नहीं। क्यों, क्या हुआ? वहाँ मेरे लिए कोई खतरा है क्या? मैंने लापरवाही से सवाल किया। हाँ, अगर तुम वहाँ आज गए तो फंस जाओगे। पुलिस की टुकड़ी आज वहाँ छापा मारने वाली है। औरत ने दोबारा इधर उधर देखते हुए कहा। फिर इससे बेशतर कि मैं कुछ और दरियाफ्त करता कि उसने चादर में अपना हसीन चेहरा छुपा लिया और तेज तेज कदम उठाती हुई मेरी नज़रों से दूर जाने लगी और अंधेरे में गुम हो गई। औरत के बारे में इतना अंदाज़ा तो मुझे हो गया था कि वो हिंदू है, लेकिन मैं ये ना जान सका कि वो कौन थी और मुझे कैसे जानती थी, और ये कि उसने मुझे इस खतरे से महफूज रखने की कोशिश की थी, और इसकी वजह क्या थी। अचानक मेरे जहन में बहुत से सवालों ने जन्म लिया। औरत के जाने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा अपने जहन में उभरने वाले सवालात का हल तलाश करता रहा। मेरा दिल यही कहता था प्रीतम के घर जाने की बजाय अपनी कोठरी की तरफ लौट जाऊं, लेकिन यह भी डर था कि अगर मैं वहां न गया तो वो सुबह मुझ पर नाराज होगा। मैं ये सोचकर दोबारा उसके घर की सिमत कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे फासला कम होता गया, मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त रात के 10 बजे का वक्त था। हर तरफ गहरी तरीकी मुसल्लत थी। मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। प्रीतम का मकान अब सिर्फ 50 या 60 गज के फासले पर था। मैं अपने ख्याल में उलझा आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। मेरे पांव को अचानक कोई चीज टकराई और मैं एकदम ठिठक कर रुक गया। पुलिस की सीटियों की आवाज ने मेरे कदम रोक लिए थे। फिर आनन फानन पुलिस के सिपाहियों ने, जो अंधेरे में छुपे बैठे थे, एकदम सामने आकर प्रीतम के मकान को घेरे में ले लिया। रास्ते में मिलने वाली दोशीज़ा ने जिस खतरे से होशियार किया था, वो बात तो सच निकली। मैं किसी भी तामुल के बगैर तेजी से पलटा और अपने स्टेशन की तरफ भाग लिया। मेरा उस वक्त बच निकलना किसी मौजज़े से कम ना था। रात भर मैं एक पल के लिए भी ना सो सका। कोठड़ी बंद किए पड़ा रहा। मैं खौफ में मुब्तला था कि मानो अभी पुलिस आएगी और मुझे धर लेगी। मैं उस औरत के बारे में भी सोचता रहा कि वो कौन थी और मुझे कैसे जानती थी। और हाँ, उसने तो रात के 12 बजे मुझे बुलाया है। भला उस वीराने में वो हसीन औरत क्या कर रही होगी? मेरी समझ में कोई भी बात ना आ रही थी। बहरहाल मैंने तय कर लिया था, उस हसीन दोशीज़ा से मिलकर कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करूंगा। दूसरे रोज जब सुबह मैं प्लेटफार्म पर गया तो प्रीतम रोजाना 7 बजे मौजूद होता था, लेकिन अब 8 बज चुके थे और वो अब तक नहीं आया था। फिर 8:30 बजे तो मैंने उसे दफ्तर में पाया। उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो रात भर जागता रहा हो। मुझे एक दूसरे मुलाजिम से मालूम हुआ कि रात पुलिस प्रीतम के साथ गब्बर सिंह को भी पकड़कर ले गई थी, लेकिन सुबह जमानत पर रिहा कर दिया था। मेरा ख्याल था कि प्रीतम मुझे ज़रूर अपने कमरे में बुलाएगा और रात ना आने की वजह दरियाफ्त करेगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वो दिन भर अपने कमरे में तनहा काम करता रहा, फिर खामोशी से उठकर वापस चला गया। प्रीतम और गब्बर सिंह की गिरफ्तारी और रिहाई की इतला पाकर मुझे वो हसीना फिर याद आने लगी, जिसने मुझे एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। मेरा दिल चाह कि उसी वक्त जाकर उसका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसने रात का कहा था कि 12 बजे के बाद मुलाकात हो सकती है। सो मैंने रात का खाना खाने के बाद अपनी आदत के मुताबिक कुछ देर आराम किया। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरे हवास पर सिर्फ एक ही चीज़ तारी थी, और वो वही खूबसूरत हसीना थी। उसकी पुरस्रार ज़ात। जिस कदर मैं उसके बारे में सोचता जा रहा था, मेरा इज़्तिराब उतना ही बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं उससे बरसों से वाकिफ़ हूँ, और फिर मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हों। मुझे इस ख्याल पर हंसी आई। अबे निकम्मे, तुझे एक रात में ही इश्क हो गया। मैंने एक हल्की सी चपत अपने माथे पर लगाई और इस ख्याल को हवा में उछालने लगा। उस औरत की खूबसूरती देखकर जो एक एहसास मेरे दिल में पैदा हुआ था, वो अब मेरे दिल को गुदगुदाए जा रहा था। रात के 12 बजे के बाद से ये बेचैनी मेरे दिल में ठा ठा कर रही थी।
और तरह तरह के वसवसे भी पैदा हो रहे थे। मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और दबे कदमों कोठरी से बाहर आ गया। अब मेरा रुख आबादी से बाहर की तरफ था। मैं गांव की तंग गलियों से होता हुआ खेतों की तरफ आ निकला था। हर तरफ हौलनाक तरीकी छाई हुई थी। दरख्तों में चमगादड़ों की आवाज़ें कभी कभार सुनाई देती। नरिंजन लाल की हवेली के बारे में मैंने दोपहर को ही अपने एक साथी से दरियाफ्त कर लिया था कि वो हवेली किस तरफ है। मुझे याद है कि मेरे इस्तफसार पर मेरे साथी ने मुझे चौंक कर देखा था, कुछ ऐसी नज़रों से जैसे उससे मेरी जहनी सेहत पर कोई शुबा हुआ हो। लेकिन मैंने उस पर कोई तवज्जो ना दी। ये हवेली घने जंगल में वाक़ थी। मैं रास्ते अबूर करता हुआ हवेली तक जा पहुंचा। हवेली के करीब पहुंचकर मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। जब मैं इस हवेली के करीब पहुंचा तो वो द्योहैकल इमारत देखकर मेरा दिल एकदम से दहल गया। ये इमारत काफ़ी पुरानी नज़र आ रही थी और जगह जगह से प्लस्तर उखड़ा हुआ था। रंग रोगन भी फट चुका था। इसके अलावा एक अजीब सी वीरानी भी उसके इर्द गिर्द फैली हुई थी। मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा था। मैं सहमा हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए हवेली के फाटक के करीब पहुंचा तो एक बड़ी सी चमगादड़ चीखती हुई मेरे ऊपर से गुजर गई। मैं एक लम्हे को खौफजदा हो गया और अपनी जगह पर टिक कर खड़ा रहा। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा था कि अंदर जाऊं या ना जाऊं कि हवेली में से उसी हसीना की आवाज़ सुनाई दी, ज़हीर, ज़हीर अंदर आ जाओ। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उसी आवाज़ पर कदम अंदर की जाने बढ़ा दिए। हवेली का सदर दरवाज़ा भी बड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन सदर दरवाजे से गुजरकर मैं जब अंदरूनी हाल में पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। यहाँ सलीके और सजावट का जो मंजर था वो मेरी नज़रों ने आज तक न देखा था। हर शय कीमती और नायाब थी, जिसका तस्वर किसी आम आदमी के लिए मुहाल था। इस कीमती साजो सामान को देखकर मुझे शुबा हुआ कि यह किसी डाकू की हवेली तो नहीं। मैं हैरत से वहां खड़ा चीजें देखता रहा। फिर उस हसीना की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, ज़हीर बैठ जाओ। मैंने चौंक कर दाएं बाएं देखा तो हसीना कहीं भी नजर ना आई। फिर मेरी नज़र जैसे ही सामने पड़ी तो वो हसीना अपनी तमाम तरहशर सामानियों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। गुज़िश्ता शब तारीकी की वजह से उसका चेहरा वाज़े तौर पर नहीं देख सका था, लेकिन इस वक्त वो रोशनी में खड़ी कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। उसके जिस्म से रानाइयाँ झलक रही थी। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। मैंने ख्वाब में भी इतनी हसीन औरत का तस्वर नहीं किया था। वो तो कोई हूर थी। कुदरत ने गालबन उसे अपने हाथों से हुस्न के सांचे में ढाला था। फिर उन सब पर कयामत ये कि वो बारीक गाउन जैसे लिबास में अपने हसीन जिस्म से बिजलियां गिरा रही थी। बस उसे देखते ही मैं उसके शहर में डूब चुका था। मेरे दिल की रफ्तार तेज हो गई। मेरा हलक खुश्क हो रहा था। उसके याकूती होंठों को दोबारा जंबिश हुई। ज़हीर, मैं तुम्हारी ही मुंतज़िर थी। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। उसकी शहद जैसी आवाज़ मेरे कानों में रस घोलने लगी और एक अजीब सी खुशी मेरी रूह में शामिल हो गई। ऐसा मानो कि जैसे मैं उसे देख के बौखला गया था। हाँ, मैं इस वक्त तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की गर्ज से आया हूँ। मैंने अपने होशो हवास पर काबू पाने की कोशिश की। कल रात तुमने मुझे जिस खतरे से आगाह किया वो दुरुस्त निकला। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कायनात का सारा हुस्न उसके चेहरे पर सिमट आया हो। बहुत देर तक तो वो मुझसे बातें करती रही और बेतकल्लुफ़ी भी बरतती रही। उसने मेरी खातिर तवाज़ो की और मुझे प्रीतम और ठाकुर के बारे में बताती रही, लेकिन मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर वो कौन है। उसने पहले मेरी जान बचाई और फिर मेरे दिलो दिमाग पर जादू कर दिया। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने डरते हुए उससे सवाल किया। मेरी ये बात सुनकर वो खामोश हो गई, लेकिन मैं बराबर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अभी तक खामोश रही। इस हवेली में तुम्हारे सिवा और कौन रहता है? कोई नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ तन्हा रहती हूँ। ये हमारी पुरखों की हवेली है। उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक सी नमूदार हुई। क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं? मेरी ये बात सुनकर वो उदास हो गई। नहीं, उसने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। फिर मुझे देखकर ख्वाबनाक लहजे में बोली, अब तुम मिले हो तो मुझे लग रहा है कि मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। मैं उसकी बात का मफहूम समझकर खुशी से झूम उठा।
और दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा था कि इतनी हसीन और मालदार औरत मुझे महबूब बनाने पर खुद आमादगी जाहिर कर रही है। मुझे भला इस दुनिया में और क्या चाहिए। वो उठकर मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर की तरफ ले गई। ये बहुत बड़ा मखमली बिस्तर था। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, वो भी मेरे बराबर बैठ गई। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। मेरा दिल उस वक्त बेतकल्लुफ होने को कह रहा था, लेकिन मैं घबरा कर अलहदा हुआ और उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगा। मैंने उसे बताया कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं सिवाय मेरी माँ के, और ना ही मैं मालदार और अमीर हूँ। बस मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। अब मेरी नज़रें उस पर टिकी हुई थी कि वो मेरी बात सुनकर क्या जवाब देती है। न जाने मेरी गुर्बत का हाल जानकर कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे, लेकिन उसके बरअक्स मेरी रुदात सुनकर वो पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा मेहरबान हो गई। जब 3/4 रात बीत गई तो मैं मजबूरन जाने के लिए खड़ा हुआ। वो मेरे साथ सदर दरवाजे तक आई। रुखसत करते हुए उसने मुझसे इल्तिजा करते हुए कहा, ज़हीर कल आओगे ना? अगर तुम बुलाओगी तो ज़रूर आऊँगा। हाँ हाँ ज़रूर आना, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लेकिन 12 बजे से पहले ना आना। मैंने उसकी बात सुनकर इकरार में गर्दन हिलाई और हवेली से रुखसत होकर वापस अपनी कोठरी की तरफ चल दिया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैं सीधा अपनी कोठरी में जा घुसा। मैं अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि उसके ख्यालों ने मुझे फिर से आ घेरा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है वो ख्वाब से ज़्यादा हकीकत नहीं, लेकिन वो ख्वाब नहीं था बल्कि एक जिंदा हकीकत थी जिसका यकीन मुझे दूसरी रात आ गया। दिन मैंने तड़प तड़प कर गुजारा और हस्बे वादा जब मैं आधी रात गुजरने के बाद उसकी हवेली पर गया तो वो सरापा इंतज़ार बनी मुझे बैरूनी फाटक पर खड़ी हुई मिल गई। कल रात के मुकाबले में आज वो मुझ पर और भी ज़्यादा मेहरबान थी। उसने मेरे लिए अनवाउ अक़साम की चीज़ें मेज़ पर चुन दी थीं और वो बड़े इसरार से मुझे हर चीज़ अपने हाथों से खिला रही थी। उस वक्त मैं अपने आप को कोई अलिफ लैलवी शहजादा समझ रहा था। उस हसीन औरत का कुर्ब पाकर मैं सब कुछ भूल गया था, हत्ता कि अपनी गुर्बत भी। शायद इसकी वजह यह हो कि वो पहली औरत थी जो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी और बड़े भरपूर अंदाज में मेरे जहन पर बादलों की तरह छाई जा रही थी। उसके इसरार पर वो मुझे जो भी खिलाती रही मैं खाता रहा। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके एक सेब उठाया और उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर मेरा दिल बुझ कर रह गया। मैंने उदास नज़रों से उसकी जानिब देखा तो वो मेरे दिल का राज भांप गई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। ज़हीर, नाराज ना होना, तुम्हारी खातिर मैं अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने मेरे हाथ से सेब खाने से इनकार क्यों कर दिया? मैंने नाराज़गी का इजहार किया तो वो सिरक कर मेरे करीब आ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ज़िंदगी की मुसरतों से महरूम था। वो मेरे और करीब आई और अपना एक बाजू मेरे कंधे पर रख दिया। ज़हीर, मैं आजकल सिर्फ दूध पर गुजारा कर रही हूँ। अगर तुम अपने हाथों से मुझे दूध पिला दोगे तो मैं खुशी से पी लूँगी। मैंने झट से मेज़ पर दूध का गिलास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। दूध का आखिरी घूंट लेते हुए उसने मुझे ऐसी नशीली नज़रों से देखा कि मानो मेरी रूह निकल गई हो। ज़हीर, तुम्हें पाकर मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गई हूँ। काश हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो सकते। उसके आखिरी जुमले में छुपा हुआ दर्द महसूस करके मैं एकदम बेचैन हो गया। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थीं और मैं उसकी सांसों की खुशबू से मदहोश हुआ जा रहा था। वो मेरा जवाब सुनने के लिए मुस्तरब नजर आ रही थी। तुम मेरे साथ खुश ना रह सकोगी। मैं एक मुफलिस और कलाश आदमी हूँ और तुम। मैं कहते कहते रुक गया। ज़हीर, ऐसा ना कहो, वो तेजी से बोली। दौलत ही हर बात की कसौटी नहीं होती। मैं उसका जवाब सुनकर लाजवाब हो गया। लेकिन तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया और ना ही ये बताया है कि तुम कौन हो और किस फिरके से ताल्लुक़ रखती हो। आखिरकार मैंने हिम्मत करके दोबारा उससे पूछा। मेरा नाम राधा है, उसने रुक रुक कर कहा। फिर बड़ी शिद्दत से मुझे देखते हुए बोली, अगर तुम मुझे अपनाने पर आमादा हो जाओ तो मैं मुसलमान होने को भी तैयार हूँ
और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। प्लीज जहीर, मुझे ठुकरा ना देना। उसके लहजे में इल्तिजा थी। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैंने राधा से मुखातिब होते हुए कहा। लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे कि गरीब होकर इतने बड़े घर की लड़की ब्याह लाया है। मैंने उदासी से जवाब दिया, जहीर, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ कि जिससे तुम बहुत जल्द मालदार बन सकते हो, लेकिन डरती हूं कि कहीं तुम अपनी जान ना गवा बैठो। ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे मैं इतनी जल्दी मालदार बन सकता हूं? मुझे फौरन बता दो। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। वो कुछ देर तो खामोश रही, फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम इसरार करते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन इस शर्त पर कि जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाओ, इस बात का जिक्र किसी से ना करना। मंजूर है, मैंने बड़ी अपनायत से जवाब दिया। अच्छा, मैं कल तुम्हें वो तरीका भी बता दूंगी, राधा ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्यों, आज बताने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं, आज नहीं, कल, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने भी मजीद इसरार ना किया। 3 पहर रात गुजर गई थी। मैं राधा से इजाज़त लेकर वापस अपनी कोठरी की सिमत चल पड़ा। रास्ते भर मैं उसके बारे में सोचता रहा और दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि हर कीमत पर उसे अपना लूंगा। वो मेरे एहसासात पर कुछ इस तरह हावी हो गई थी कि उसके सिवा मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता था। रात भर मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह उठकर अपने कामों में मसरूफ हुआ, लेकिन मेरा दिल किसी काम में न लगता था। खुदा खुदा करके दिन ख़त्म हुआ तो मुझे निस्फ रात गुजरने का इंतज़ार करना पड़ा। एक एक लम्हा मानो साल के बराबर था। राधा के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। बस मैं यही सोचे जा रहा था। जब रात के 12 बजे तो मैं बेताब होते हुए निरंजन लाल की हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गहरी तारीकी छाई हुई थी। कहीं कहीं चमगादड़ों की चीखने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं हवेली पहुंचा तो राधा फिर मेरी मुंतजिर थी। वो मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और मेरा हाथ थामकर अंदर ले गई। और कल की तरह आज भी उसने मुझे बहुत सारी चीजें खिलाई। आज तुमने मुझे कुछ बताने का वादा किया था, मैं राधा से मुखातिब हुआ। हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैं डरती हूं कि कहीं तुम किसी खतरे में न फंस जाओ। वो कुछ फिक्रमंदी से बोली। तुम इसकी फिक्र ना करो, तुम बस मुझे इतना बता दो कि मुझे क्या करना है। इसके बाद मैं जानूं और मेरा रब जाने। बस तुम्हें मणि हासिल करनी होगी। उसे पाने के बाद तुम दुनिया के दौलतमंद आदमी बन जाओगे। मणि? मणि क्या होती है? मैंने ताज्जुब से पूछा। मणि को तुम पारस पत्थर भी कह सकते हो, राधा ने बदस्तूर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। सांपों की एक किस्म अजगर सांप की होती है। जब कोई अजगर सांप 500 साल पुराना हो जाता है तो मणि हासिल कर लेता है, जिससे वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज रखता है। अंधेरी रातों में जब अजगर मस्त होता है तो किसी वीरान और सुनसान मकाम पर वो मणि को मुंह से निकालता है और उससे खेलता है, और जब इसका दिल भर जाता है तो वो मणि को दोबारा अपने मुंह में रख लेता है। अगर आसान लफ्जों में तुम मुझसे पूछो तो मणि वो चीज है कि जिसके जमीन पर गिरते ही पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, और वो बहुत ही कीमती चीज होती है। मैंने अक्सर बुजुर्गों से नागमणि के बारे में सुन रखा था, और यह भी सुन रखा था कि उसे हासिल करना अपनी जान देने के मुतरातिफ है। राधा फिर मुझसे मुखातिब हुई। यहां से 3 फरलांग के फासले पर चील का पुल है। बस चील के पुल पर पहुंचकर तुम्हें उल्टे हाथ एक कच्चा होटल मिलेगा। उस होटल और खेत के दरमियान एक तंग सा कच्चा रास्ता जाता है। तुम उसी रास्ते पर 1 मील अंदर तक चलते जाना और फिर तुम्हें सब कुछ खुद ही मालूम हो जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रखना, अगर मणि से खेलते वक्त अजगर की नज़र तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। जब तुम अजगर के करीब पहुंच जाओ तो खुद को किसी महफूज जगह पर या दरख्त के पीछे छुपा देना, जहां पर तुम आसानी से मणि उठा सको। बस आज की रात तुम्हारी कामयाबी की रात है। तुम इसी वक्त अपनी कामयाबी की मुहिम की तरफ रवाना हो जाओ, ताकि हमारे मिलाप की घड़ियां ज्यादा तवील ना हो। राधा के कुर्ब और उसकी बातों से मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा था। राधा ने मुझे एक रोटी पकाने जैसा तवा दिया। उस तवे के पीछे बड़ी बड़ी नोकीली कीलें मौजूद थी। मैंने वो तवा अपने हाथ में लिया और हवेली से बाहर निकलकर चील के पुल की तरफ चल पड़ा। होटल के बाद खेतों के दरमियान गुजरने वाले कच्चे रास्ते पर मैं चला जा रहा था, लेकिन उस वक्त अनजाना सा खौफ मेरे दिल पर तारी था। फिर 1 मील का रास्ता तय करने के बाद मैं सीधे हाथ की जाने मुड़ गया
और दूर जाकर एक घने दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरी नजरें सामने खेत पर थीं। वहां मौजूद घने घने दरख्त बड़े ही पुरस्रार नजर आ रहे थे। उस पुरस्रार माहौल में कोई दूसरा शख्स होता तो शायद वो अपने होशो हवास खो बैठता, लेकिन मैं था कि राधा की मोहब्बत में मुझे कुछ और दिखाई न दे रहा था। मैं अपनी जान को जोखों में डाल के बस उस वक्त अंधेरे मैदान में एक दरख्त के पीछे छुपा खड़ा हुआ था। यकायक मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। गन्ने के खेत में सूखे हुए पत्तों की चिरचिराहट हो रही थी। मैंने अपनी निगाहें आवाज की सिमत जमा दी, लेकिन मेरा जहन खौफो खतरे से खाली था। तेज तेज सांस लेने की आवाज थोड़े थोड़े वक्फे से मेरे कानों में टकरा रही थी। फिर मैंने अचानक तारीकी से एक मोटे से सांप को खेत के सामने वाली पगडंडी से मैदान की तरफ उतरते देखा। मेरा और उस अजगर का दरमियानी फासला मुश्किल से 25 गज होगा। खुले मैदान में आकर सांप ने रेंगना छोड़ दिया। अब वो अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा रहा था। जमीन से तकरीबन 1-1.5 फीट बुलंद होने के बाद सांप ने अपना फन काट लिया और झूमने लगा। दरख्त की ऊंट से मैं छुपा हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देख रहा था। सांप मस्ती के आलम में कुछ देर झूमता रहा, फिर अचानक उसके मुंह से रोशनी का एक गोला नमूदार हुआ जो टेनिस की गेंद के बराबर था। उसकी रोशनी राधा के कहने के मुताबिक बहुत तेज थी। मैं हैरत और इस्तजाब के आलम में खड़ा सांप को रोशन गेंद से खेलता हुआ देख रहा था। मुझे यकीन हो गया कि ये वही अजगर सांप है जो इस वक्त मणि से खेल रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन खौफ अब भी मुझ पर गालिब ना आ सका। सांप मणि को ऊपर उछाल देता और फिर झूमने लगता, और जब मणि दोबारा नीचे आती तो वो उसे दोबारा अपना फन मारकर फिजा में बुलंद कर देता। मैंने अपने बुजुर्गों से मणि के बारे में जो सुना था वो उस वक्त अपनी आंखों से देख रहा था। जहीर, जल्दी करो, अगर तुमने ये मौका खो दिया तो फिर तुम्हें तमाम जिंदगी पछताना होगा। इस वीराने में राधा की आवाज़ सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने फुर्ती से घूमकर देखा, वहां मेरे और अजगर सांप के सिवा कोई और न था। वो आवाज़ गालबन मेरी अपनी तन्हाइयों की एक बाज गश्त थी जिसने मुझे बर वक्त चौंकाने की सही की थी। मैंने दोबारा अजगर पर नजर डाली जो बदस्तूर झूम रहा था। राधा ने जो तवा मुझे दिया था वो मेरे हाथ में था और मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस मैदान की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मेरा वजूद हर लम्हा मौत से करीब तर होता जा रहा था, मगर मुझे किसी खतरे का एहसास ना था। मुझे तो बस राधा को पाने की एक लगन थी। मैंने मैदान से लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया और दूसरे हाथ में राधा का दिया हुआ तवा भी मेरे हाथ में मौजूद था। मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने वो तवा मणि के ऊपर फेंक दिया। तवा मणि के ऊपर गिरते ही उसकी रोशनी कहीं गुम हो गई। एकदम से अंधेरा हो गया, लेकिन चांद की रोशनी अब भी थोड़ी बहुत मौजूद थी। सांप बराबर तवे पर अपना सर मारे जा रहा था, लेकिन तवे पे लगी हुई कीलों ने उसका काम तमाम कर दिया था। वो तवे पर अपना सर मारता रहा और कुछ देर बाद बेजान हो गया। कीलें उसके सर में पेवस्त हो गई थी और वो बेजान हो गया था। फिर मैंने लकड़ी की मदद से उसका सर तवे से अलहदा किया और झुककर उस गोले को यानी मणि को उठा लिया। मैंने अपनी कमीज उतारकर मणि को एहतियात से उसमें लपेट लिया ताकि उसकी रोशनी बाहर ना निकले। फिर मैं तेजी से भागता हुआ निरंजन लाल की हवेली की सिमत दौड़ने लगा। रास्ते में कई बार मुझे ठोकरें लगी, लेकिन मैं गिरता पड़ता जल्द से जल्द राधा के पास पहुंचना चाहता था। राधा मुझे बैरूनी फाटक पर ही मिल गई थी। वो बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो खुशी से दौड़कर आई और मुझसे लिपट गई। मुझे यकीन था ज़हीर कि तुम जरूर कामयाब होगे। उसने मणि को मेरे हाथ से झपट लिया था और उसे चूमने लगी। उसका इश्तियाक इतना बढ़ा कि उसने उस मणि को अपने मुंह में डाल लिया और फौरन मुझसे बोलने लगी, ज़हीर अब तुम जाओ, लेकिन कल जरूर आना। कल का दिन हमारे मिलाप का दिन होगा। मुझसे ये कहकर वो हवेली के अंदर चली गई। मुझे राधा का ये सलूक अपने साथ अच्छा ना लगा। मैं दिल में थोड़ा बहुत खफा हो गया। आज तो उसने मुझे हवेली के अंदर भी नहीं बुलाया, लेकिन हो सकता है रात ज्यादा गुजर जाने की वजह से उसने मुझे हवेली के अंदर आने की इजाजत ना दी हो। खैर, मैं हाँफता हुआ स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। अपनी कोठड़ी में पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ आज मैंने जो मुहिम सर की थी वो किस कदर खौफनाक थी, और ये जज्बा मुझे राधा की मोहब्बत से ही मिला था। खैर, जो भी हुआ मैं कामयाब तो हो गया।
अब मेरी राधा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रात मैंने आंखों पर काटी, खुदा खुदा करके दिन हुआ। ये दिन भी मैंने बहुत बेचैनी में गुजारा। मैंने 8 बजे के करीब गुस्ल किया और सफेद रंग का एक जोड़ा पहना। आधी रात होने का इंतजार करने लगा। आज राधा मेरी होने वाली थी। जैसे ही 12 का टाइम हुआ तो मैं अपनी कोठरी से निकल पड़ा और सीधा निरंजन लाल की हवेली पहुंचा। लेकिन खिलाफे तवक्को आज राधा मेरे इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद नहीं थी। हवेली पर तो आज ज्यादा और हर तरफ से हौलनाक और खौफनाक अंधेरे ने अपनी गिरफ्त जमाई हुई थी। हर तरफ एक वीरानी सी छाई हुई थी। उस हवेली के दरो दीवार से वहशत बरस रही थी। मैं बुझे बुझे दिल से और डरते हुए अंदर दाखिल हुआ। हवेली का दरवाजा खोलकर मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा तो ठठक कर रह गया। वो हाल जहां कल तक कीमती साजो सामान मौजूद था, आज बिल्कुल उजाड़ और वीरान पड़ा था। मैं हैरत से इस खंडरनुमा हाल को इधर उधर देखता रहा और उस कमरे में दाखिल हुआ जहां राधा मेरी जियाफत करती थी और मुझ पे प्यार लुटाती थी। लेकिन मेरे खुदा, उस कमरे में पहला कदम रखते ही मैं लरज उठा। मेरी आंखें वहशत से फट गईं। बड़े हाल के उस कमरे में कोई भी साजो सामान मौजूद न था। कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक स्याह रंग की नागिन फन उठाए मनी से खेल रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल रात मैंने अजगर सांप को मस्ती करते और मणि से खेलते हुए देखा था। ये नागिन भी वैसे ही मनी के साथ खेल रही थी। मुझ पर लर्जा तारी था और सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। मैंने जल्दी से पलटना चाहा और अपने बोझल कदमों को जंबिश देना चाहा। कमरे में अचानक एकदम से अंधेरा फैल गया और स्याह नागिन की पुकार मुझे अपने करीब महसूस होने लगी। वो मेरे कदमों से लिपट गई और मेरे जिस्म पर ऊपर की जानिब चढ़ने लगी। उसने अपनी जबान निकालकर मेरे जिस्म को चाटना शुरू कर दिया था। मैंने मौत को अपने इतने करीब पाया तो बौखला गया और पूरी कुव्वत से नागिन को अपने जिस्म से अलहदा करके एक तरफ फेंक दिया। फिर मैं दीवानावार बाहर की जानिब दौड़ने लगा, लेकिन तारीकी में मुझे किसी चीज का भी होश न रहा। मैं एकदम से ठोकर खा के मुंह के बल गिरा। मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को अपने पुराने वाले घर में पाया। सुबह हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर मेरे बहुत ही करीब खड़ा था। मुझे होश में आता देखकर उसने किसी कदर नाराजगी का इजहार किया। तुम रात किस वक्त वापस आए थे और अपने आने की इत्तला भी नहीं दी। मैं उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे देख रहा था। मेरा ज़हन बुरी तरह से उलझ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने पुराने स्टेशन और अपने घर में कैसे आ गया। स्टेशन मास्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम किसी डाकुओं और लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गए हो, तभी इन्हीं मशकूक सरगर्मियों में मुब्तला हो। मैं कुछ भी समझ ना पा रहा था कि स्टेशन मास्टर आखिर मुझसे कहना क्या चाहता है। मैं तो बस इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। अचानक उसने एक छोटा सा संदूक मेरे सामने ला रखा जिसमें सोना भरा हुआ था। मैं देखकर हैरत ज़दा हो गया। यह संदूक तुम्हारे साथ पड़ा हुआ था और तुम कल रात से यहीं बेहोश पड़े हुए हो। क्या तुम्हें कुछ खबर भी है या नहीं? वो सवालिया निगाहों से मेरी तरफ घूरे जा रहा था। मैंने सहमे सहमे लहजे में राधा से मुलाकात का पूरा वाकया सुना डाला, लेकिन उसे मेरी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो मुझे बाखूबी जानता था कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। खैर, उसने मुझे कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये सोना मैं पुलिस के हवाले ना करूं और तुम्हारी नौकरी ना जाए तो आधा सोना मुझे दे दो और आधा तुम रख लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। बस मैंने उसकी इस शर्त को मंजूर कर लिया और आधे सोने का संदूक लेकर अपने घर वापस आ गया। मैंने अपनी माँ को साथ लिया और उस रोज़ ही हम दिल्ली से मुंबई आ गए और आज 20 बरस गुजर चुके हैं कि मैं मुंबई में मुकीम हूँ। उसके बाद मैंने निरंजन लाल की हवेली के कई चक्कर काटे, मगर वहाँ मुझे शिकस्तगी और वीरानी के अलावा और कुछ ना मिला। राधा कौन थी? कोई नागिन थी या कोई हसीना? वो मेरे लिए सोने चांदी और जवाहरात से भरा हुआ संदूक छोड़ गई थी। मैंने तो उससे टूट के प्यार किया था। काश मुझे राधा मिल जाती, चाहे ये दौलत मिलती या ना मिलती, राधा और उसका प्यार ज़रूर मिलता। मैं शायद उसे कभी भी भुला ना पाया। आज भी मैं जब राधा को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और दिल में एक खलिश से उठती है। और कभी कभार मैं दिल को बहलाने के लिए खुद को तसल्ली देता हूँ कि कम से कम मेरी जान तो बच गई है। आज मैं मुंबई का एक अमीर आदमी हूँ। बीवी, बच्चे
और दुनिया की हर खुशी, हर आसाइश मेरे पास है, लेकिन राधा नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।